नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। और हर बार की तरह आज की क्लास में भी आपका स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो जो आने वाले एग्जाम हैं आपके सामने, जैसे कि रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्जाम है और एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो इनमें से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। तो आप जो थ्योरी में स्टडी कर रहे हैं, घर पर इस पर तैयारी कर रहे हैं, उन टॉपिक से कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, उसका आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट से होगा। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बने रहिए अभी से लेके एंड तक। हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, बिना कोई देरी किए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी घटना हुई। ये 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इसे क्रम में अरेंज करना है। तो देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड की स्थापना, दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तीसरा किसान क्रेडिट कार्ड प्लान केसीसी योजना, और चौथा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक आरआरबी की स्थापना। तो ये जो आरआरबी है यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी स्थापना सबसे पहले होती है। उसके बाद जो है नाबार्ड की स्थापना होती है, जो है शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड का उद्देश्य है एग्रीकल्चर से संबंधित लोन प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर से संबंधित कर्ज प्रदान करना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम आती है और लास्ट में आता है किसान क्रेडिट कार्ड प्लान। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अब देखिए, यहां नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। मैंने बताया शिवरमन नाम की कमेटी थी, उसने सिफारिश की कि नाबार्ड जैसा बैंक कोई होना चाहिए, तो बिल्कुल बना फिर। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना 1982, और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, इसकी 1992 में हुई। और वहीं केसीसी प्लान 1998 में आया, और आरआरबी सबसे पहले आए 1975 में। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ये डिटेल आपको याद रखनी है। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो सीएसआर एक्टिविटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे संबंधित अधिनियम, इससे संबंधित एक्ट विश्व में सबसे पहले किस देश ने बनाया। तो हम समझ लें कि सीएसआर एक्टिविटी होती क्या है। तो यहां देखो, सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है सीएसआर, होता क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो अपने लाभ यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के विकास के लिए खर्च करते हैं, समाज के लोगों के विकास के लिए खर्च करते हैं। तो इस प्रकार जब ये कानून नहीं था तो किसी कंपनी का मन होता तो वो खर्च करती, नहीं तो नहीं करती। ये तो अपना खुद पर निर्भर कर रहा है। भाई, मेरी इच्छा है कि मैं दान दूं किसी को, तो दूंगा, कोई मुझ पे दबाव तो नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही ये था पहले, इस एक्ट के आने से पहले जो कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जैसे दान देना, है ना, और जो जैसे बुजुर्गों के लिए जो आश्रम है, वृद्धा आश्रम, उनमें खर्च करना, जनता के लिए कुछ सेवा देना, जैसे कि पानी मुहैया कराना, शिक्षा मुफ्त देने का काम करना, या पर्यावरण को लेकर कोई काम करना, है ना,
जंगलों को बचाने से लेकर कोई काम करना, मतलब किसी भी प्रकार का काम जो समाज के लिए फायदेमंद है, तो ऐसा वो करती और नहीं करेंगी तो दबाव नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट जब पास कर दिया गया तो क्या हुआ, अब कंपनियों के लिए ये कंपलसरी हो गया कि हर कंपनी अपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा समाज के लिए खर्च करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो चल रही है, इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं, प्लांट्स जो चल रहे हैं, वो समाज से कुछ ना कुछ ले रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं उनकी मदद से, तो बदले में उनको भी कुछ देना चाहिए। तो ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व है इनका, जो कंपनीज हैं उनका, तो वो समाज के प्रति दायित्व है, इस दायित्व को पूरा करें। तो जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, आपने रेलवे स्टेशन पर कई बार देखा होगा कि जो वाटर कूलर लगा रहता है, पानी पीने वाला वाटर कूलर, तो वाटर कूलर लगा है तो उस पर कई बार देखा होगा दिस इज एन CSR एक्टिविटी बाई टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के द्वारा CSR एक्टिविटी है ये, जो आप पानी पी पा रहे हो। तो इस प्रकार से अब टाटा क्या करता है, टाटा एक और काम भी करता है, और बहुत सारी कंपनी करती हैं, केवल टाटा नहीं। सरकारी स्कूलों में टाटा अपने खुद के एम्प्लॉय को सप्ताह में एक एक दिन पढ़ाने के लिए भी भेजता है, और भी कंपनीज करती हैं। तो इसका कोई पैसा चार्ज नहीं करते, वो फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को सरकारी स्कूल में जाके, है ना। तो ये एक समाज के प्रति दायित्व है जो वो पूरा करते हैं। अब बात करते हैं CSR एक्ट बनाने वाला विश्व में सबसे पहला देश कौन सा है, तो जी इंडिया ही है। कौन है? इंडिया सबसे पहला है जिसने 1 अप्रैल 2014 को 1 अप्रैल 2014 को ये एक्ट बनाया। 1 अप्रैल 2014 को ये CSR एक्ट बनाया। ठीक है, याद रखेंगे। तो दूसरे का आंसर डी हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ भारतमाला प्रोजेक्ट। ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इससे संबंधित निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से वो कौन सी चीज है जो भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित है? अब ध्यान रखना, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है, भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, इसके तहत अच्छी अच्छी रोड बनाई जानी है, रोड्स बनेंगी, रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, है ना, रोड बनेगा, रोड का निर्माण होगा। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित है, आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है भारतमाला प्रोजेक्ट से क्या कौन सी चीज संबंधित है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित है, आपको याद रखना है भारतमाला परियोजना। ठीक है, नाम सुना होगा इसका, भारतमाला परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत जो है एक अच्छी रोड का निर्माण होना है पूरे देश में। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ जापान। निम्नलिखित में से वो कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा है जो जापान की मदद से डेवलप किया गया है? जापान की मदद से डेवलप किया गया है, बताओ कौन सा वो गलियारा है? चेन्नई विजाग, मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई या अमृतसर कोलकाता? तो ध्यान रखना, इंडिया और जापान के बीच में एक MOU साइन हुआ। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक डील साइन हुई। इसके तहत इंडिया और जापान मिलकर कौन सा गलियारे पर काम कर रहे हैं? तो सी आंसर हो जाएगा इसका, जो है दिल्ली और मुंबई इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको जापान की मदद से भारत विकसित कर रहा है, और जापान के साथ ये MOU
2016 में साइन हुआ। जापान के साथ ये एमओयू 2016 में साइन हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक को हम कह रहे हैं कथन और दूसरे को कह रहे हैं कारण। ठीक है, तो कथन पढ़िए, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर पीरियड ऑफ 2020-30। रीजन, the objective of NIP is to provide equitable access to infrastructure for all। एसरसन यानी कि कथन ये कह रहा है कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये 2020-30 के लिए जो है लॉन्च की गई। कारण में कहा जा रहा है कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी को बराबर रूप से मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो उसका फायदा सभी लोग बराबर रूप से उठा सकें। तो पांचवे का आंसर कथन और कारक। बताओ, कथन और कारक। तो यहां ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एनआईपी जी वो 2019 के लिए लॉन्च किया था, है ना। अब तो ये तो गलत हो गया कथन। रीजन, इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है कि बराबर समान रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है एक्सेस कर पाए, उसका लाभ उठा पाए, यही उसका उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, डी आंसर हो जाएगा, यानी कि ए तो फॉल्स है, गलत है, और बी ट्रू है। ठीक है, अब ये जो एनआईपी है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये मोदी जी के द्वारा शुरू की गई, मोदी जी के द्वारा शुरू की गई इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पर, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पर, पांचवा। ठीक है, क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे आप। आगे हम बात करेंगे, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, सुना होगा आपने, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था बताओ? सितंबर 2014, सितंबर 2016, नवंबर 2012, जनवरी 2014। छठवा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भाई सितंबर 2014 में मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम सितंबर 2014 में मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, यहां अगला प्रश्न देखेंगे आप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है? पहला है कथन कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यानी कि मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होती है सेंटर में, वो जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, संसद के प्रति। तो बेटा ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हो कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो केंद्र की मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से जवाबदेही उसकी किसके प्रति होती है? संसद के प्रति होती है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये गलत है। केंद्र की जो मंत्री परिषद है उसकी सामूहिक रूप से जवाबदेही किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है, न कि संसद के प्रति। संसद के प्रति नहीं होती, लोकसभा के प्रति होती है, क्योंकि संसद में तो दोनों हाउस आते हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी, लेकिन जो जवाबदेही है केंद्रीय मंत्री परिषद की वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, क्योंकि संसद तो जैसे आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 79 के अनुसार जो भारत की संसद है वो उसके 3 अंग होते हैं। भारत की संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट।
ठीक है। तो लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कितना है, सॉरी, लोकसभा से संबंधित आर्टिकल है आपका 81, राज्यसभा से संबंधित 80 और प्रेसिडेंट से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 52 से 62 तक है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है केंद्र की विधायिका का भी हिस्सा होता है और केंद्र की मंत्रिपरिषद का भी हिस्सा, केंद्र की कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है। ठीक है, क्लियर। अब यहां संसद का अंग इसलिए बनाया गया है राष्ट्रपति को, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी कानून पास हो जाता है तो अंत में हस्ताक्षर राष्ट्रपति के किए जाते हैं उस पे, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई भी कानून नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो पहला तो गलत हो गया ये। दूसरा, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो केंद्र में मंत्री हैं वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहे, और राष्ट्रपति कब तक चाहेगा, जब तक कि उसको एडवाइस ना मिले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं। ठीक। तो तीसरा, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति से समय समय पर वार्तालाप करते रहते हैं विधायी कानूनों के, कानून से संबंध में, विधायी कार्यों के संबंध में। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, क्या कानून व्यवस्था चल रही है, उस हर चीज की वार्तालाप राष्ट्रपति से वो करते रहते हैं। तो ये भी सही बात है। तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। सातवें का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा, क्योंकि पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र में जो मंत्री हैं वो तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। और तीसरा है प्रधानमंत्री हर चीज राष्ट्रपति के साथ वार्तालाप में कम्युनिकेशन चलता रहता है उनके बीच में। तो दूसरा और तीसरा ये सही है। ठीक है दोस्त, दूसरा और तीसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। विथ रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो पहला पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है ये। पहला कह रहा है इसका पर्पस क्या है कि जो SC ST और महिलाएं हैं, SC ST ग्रुप के जो उद्यमी हैं एंटरप्रेन्योर्स, और महिला जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उद्यमी यानी कि व्यापार स्टार्ट करने वाले खुद से, तो उनको प्रमोट करना है, उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना है। ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का मकसद क्या है कि वो SC ST कम्युनिटी के लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में उद्यमिता को प्रोत्साहित करे, यानी कि इन लोगों को, SC ST कम्युनिटी के लोगों को, महिलाओं को ये प्रोत्साहन दे कि आप खुद से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें और काम करें। तो इसके लिए मोटिवेट करना, इस एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमिता को प्रोत्साहन देना किसके बीच में, SC ST कम्युनिटी के बीच में और महिलाओं के लिए, तो वो स्टैंड अप इंडिया का काम है। ठीक है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी। और अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत इन लोगों को व्यापार स्टार्ट करने के लिए जो कर्ज दिया जाएगा, जो लोन दिया जाएगा, वो कहां से दिया जाएगा, सिडबी से। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहां से मिलेगा। तो आठवें का आंसर क्या होगा, आठवें का आंसर हो जाएगा आपका, दोनों सही हो जाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो SC ST समुदाय के बीच में उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी, और उसके लिए जो पैसा चाहिएगा वो सिडबी के द्वारा मिल जाएगा। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। योजना पूछी जाती है केंद्र सरकार की, ध्यान रखना। अगला सवाल है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला, जो कोयला क्षेत्र है इसका राष्ट्रीयकरण, कोयला क्षेत्र जो है, कोल सेक्टर जो है, उसका राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उनके समय हुआ। और दूसरा है आपका, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, कोल के जो ब्लॉक हैं वो लॉटरी के आधार पर एलोकेट किए जाते हैं लोगों को। और तो ये लॉटरी के आधार पर नहीं किए जाते, ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़े हम, अब तक इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, आज तक जो है भारत कोयला का आयात करता आया है। किस लिए? कि वो अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर सके। घरेलू जो जरूरतें हैं, घरेलू आवश्यकताओं में जो कोयला इस्तेमाल होता है तो कोयले की कमी होती है, इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए विदेशों से आयात करता है। लेकिन आज तक करता आया है, लेकिन अब इंडिया कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है, कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ये गलत है। तीसरा भी गलत है। तो हम अभी कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, बल्कि ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर है, तो ये गलत बोल रहा है। तो केवल पहला सही है, कोल क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके समय हुआ। तो ओनली वन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। द इंडस्ट्री फॉर विच नेपा नगर इज नोन एज, नेपा नगर एक जगह का नाम है। नेपा नगर ये किसके लिए फेमस है? नेपा नगर किसके लिए फेमस है? कौन से इंडस्ट्री के लिए फेमस है? कौन से किस प्रकार के उद्योग के लिए नेपा नगर फेमस है? तो सीमेंट, फर्टिलाइजर, हैंडलूम या न्यूज प्रिंट पेपर। तो न्यूज प्रिंट पेपर के लिए जो है नेपा नगर फेमस है, और ये 1956 से यहां से शुरुआत हुई न्यूज प्रिंट पेपर की, ठीक है। तो न्यूज प्रिंट पेपर के लिए नेपा नगर फेमस है, ध्यान रखना है ये। तो नेपा नगर किसके लिए फेमस है दोस्त? न्यूज प्रिंट पेपर के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक हल्का सा रिवीजन क्विकली। जो इंडिया में जुडिशरी है, यानी कि न्यायपालिका, तो इंडिया में जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि पूरे देश के लिए एक है वो, इसे हम केंद्र और राज्य में विभाजित नहीं कर सकते। प्लस जुडिशरी इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है, तो ये किसी के दबाव में काम नहीं करती, ठीक है। अब इसी के आधार पर यहां न्यायपालिका में जो सबसे सुप्रीम बॉडी है न्याय देने की, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ ही आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। तो ये पूरी बेटा एक चैन है, इसे अलग मत समझना आप। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे सर्वोच्च संस्थान है न्याय के बारे में, उसके अंडर में हाई कोर्ट्स आते हैं। इंडिया में टोटल हाई कोर्ट अभी 25 हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्लियर। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात आए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब 1950 में हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने थे? 8 में से एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 थे अन्य जज, ठीक है। लेकिन अभी अगर बात करें वर्तमान में,
वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने जज हैं? 34 जज हैं। 34 में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, वो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली नाम डिसाइड करती है किसको जज बनाना है, किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, और फिर राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी और अन्य जजेस की भी। ठीक है, अन्य जजों की नियुक्ति करने से पहले भारत के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा कर लेते हैं। क्लियर, याद रहेगा। तो ये क्विक रिवीजन में हमने इतना देखा अभी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप क्लास से कुछ जानकारी, नॉलेज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मदद हो रही होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और कुछ अगर आप हमसे चाहते हैं, कुछ और चीजें इंक्लूड करवाना चाहते हैं, आपके जो भी फीडबैक है क्लास से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमें पता लगेगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। इंडिविजुअल जरूरत भी हो सकती है, कोई टॉपिक ना समझ में आता हो तो वो प्रैक्टिस के साथ ही हम कोशिश करेंगे क्विकली उसको रिवाइज करवा दें, तो सभी की हेल्प हो जाएगी। तो हर एक बच्चा अगर कोई डाउट बताएगा तो हो सकता है वो 10 और लोगों का डाउट हो, तो एक पूछेगा 10 लोगों का डाउट क्लियर होगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आप। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।